हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुराधा मित्तल, पता है आपको, लेके आए हम पॉलिटिकल साइंस की सीरीज हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे 12th के बच्चों के लिए जो फाइट कर रहे हैं अपना 12th बोर्ड, प्री बोर्ड और CUT 2024। समय समय पर हर वीडियो में हम आपको इंटीमेट करते हैं, याद दिलाते हैं, अवेयर करते हैं कि यदि आपको 12th के बाद अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको क्रैक करना पड़ेगा एक एग्जाम जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट। ठीक है, इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, जिसने CUT 2024 की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट डिक्लेयर करी है बिटवीन 15 मई 2024 टू 30 मई 2024। अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक्सेट्रा जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपको आपके फेवरेट कोर्स के साथ एडमिशन मिलेगा, जिससे आप अपनी आगे की लाइफ को बहुत अच्छे से, अपने कैरियर को बहुत अच्छे से, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका मोटिव है, उसको आप अचीव कर पाए। काफी सारे 12th के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम देते हैं वो एस्पिरेंट होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन करने के लिए। तो बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो पहले आपको परसेंटेज बेसिस पर उसकी कट ऑफ जाती थी, लेकिन अब इस एग्जाम को जब आप क्रैक करेंगे, फाइट करेंगे, तो जो आपके मार्क्स होंगे, जो आपका स्कोर होगा, उस स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाएगा। हमारा चैनल एफर्ट्स कर रहा है इन बच्चों की हेल्प करने की ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। और मेरे द्वारा समझाया जो जा रहा है आपको सब्जेक्ट, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। अभी हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो स्टार्ट है दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने साउथ एशिया को समझा था, उससे प्रीवियस वीडियो में हम आपकी बुक की 4 यूनिट कंप्लीट करके आ चुके हैं। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं दैट आर कोल्ड वॉर, मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, एरेना ऑफ कोल्ड वॉर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर विथ नॉन अलाइन मूवमेंट। ओके, देन वी स्टडीड द अदर यूनिट, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड और कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड और एंड ऑफ द बायपोलरिटी, जिसमें हमने USSR के डिसइंटीग्रेशन को समझा और ये समझा हाउ द वर्ल्ड बिकम्स द यूनिपोलर as compared to the bipolar from the period between 1945 to 1991। एक यूनिट जो आपकी थी वो साउथ एशिया से रिलेटेड थी, जिसमें हमने इंडिया के रिलेशंस पढ़े 2 कंट्रीज के साथ, दैट इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हेजेमनी हमने पढ़ी है, यूएसए की हेजेमनी हमने पढ़ी है कि जब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया तो कैसे यूएसए ने अपनी हेजेमनी को वर्ल्ड पे स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, अपने डोमिनेंस को हर स्फीयर पर वो लाया, जिसको हम क्या कहते हैं, यूएसए हेजेमनी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड सिनेरियो, बट जो आपकी इस यूनिट में दिया हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है दैट इज UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, नंबर ऑफ इसकी एजेंसीज हैं, जो आपकी बुक में दी हुई हैं, जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां संभावना लगती है कि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सारे टॉपिक्स को हम कोशिश करेंगे हमारी वीडियो में शामिल करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एक नए चैप्टर के साथ। द चैप्टर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को आज पहली बार वीडियो में पढ़ रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा, आप रिजम्बल करिए, आप मेमोराइज करिए कि हमने इससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमने आसियान पढ़ा है, हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ा है और एक साउथ एशिया का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सार्क, ये भी हमने क्या करा है, स्टडी किया है ना, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें आपने पढ़ा था कि आसियान 10 कंट्रीज का ग्रुप है और इन कंट्रीज की रीजनल पोजीशन कौन सी है, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना का साउथ और इंडिया का ईस्ट। ठीक है, इसी तरह आपने यूरोपियन यूनियन पढ़ा और इसी तरह आपने सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा जिसमें साउथ एशिया की 8 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। यूरोपियन यूनियन 27 कंट्रीज का ग्रुप जो कि यूरोप से रिलेटेड है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो हम वीडियो में बोलते हैं आपको ध्यान से सुननी है और मेमोराइज रखनी है, याद रखना है, क्योंकि हम अगर कुछ बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, यानी संभावना है कि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो आपकी बेटा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनका जो एरिया है एक पर्टिकुलर रीजन है। जैसे मैंने आपको बताया था, याद करिए, इंडिया इज नॉट द एलिजिबल टू बिकम्स द मेंबर ऑफ आसियान, है ना। इंडिया आसियान के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहा है,
आफ्टा हमने पढ़ा है, आसियान +1 हमने पढ़ा है, ठीक है, जो 2002 से इंडिया उसका पार्टनर बना, कैसे सेक्टरल बना, फिर फुल डायलॉग पार्टनर लगा, फिर मीटिंग्स उसमें एस्टैब्लिश करने लगी, वो सब रिलेशन हम मेंटेन कर रहे हैं आसियान के साथ। लेकिन इंडिया चार्टर के अनुसार, आसियान के चार्टर, अगर चार्टर ही कभी चेंज हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन एट प्रेजेंट जो चार्टर है उसके अकॉर्डिंग इंडिया एलिजिबल नहीं है कि वो क्या हो, आसियान का मेंबर बन सके। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है वो साउथ एशिया है ना, और आसियान की जो रीजनल पोजीशन है, मतलब जहां से आसियान में ग्रुप शामिल होते हैं, कंट्रीज इंक्लूड होते हैं, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। तो ये सारी जो हमने बातें करी थी, जो हमने पिछले वीडियोस में ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, दैट आर द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब हमारा जो यूनिट है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, जिसमें मैंने आपको बताया दैट इज यूएनओ। यूएनओ पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दी यूएनओ इवॉल्व। ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि एकदम एक तारीख आई और उस दिन कोई ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आ गई। उसकी स्टैब्लिशमेंट, उसकी स्थापना की पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार शुरू हो जाती है, सोचा जाता है, समझा जाता है, सब कुछ किया जाता है, और एट लास्ट डे आता है जब उसका चार्टर तैयार होता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रेमिंग डेट डिक्लेयर कर जाती है, हाँ आज से ये ऑफिशियली फ्रेम्ड हो गया, इसने वर्किंग करना शुरू कर दिया, दैट इज नोन एज एस्टैब्लिशमेंट डेट। अब देखिए बच्चों, अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जनरली रेफर्स टू द इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशन विथ अ यूनिवर्सल मेंबरशिप, with a universal membership of sovereign states, and IO is not super state with authority over its member, है ना, यानी उसके जो मेंबर्स हैं उन पर उसकी अथॉरिटी नहीं होगी। इट कम्स इनटू बीइंग व्हेन स्टेट एग्रीज टू इट्स क्रिएशन। वंस क्रिएटेड इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली। देखिए ये पूरी डेफिनेशन, लेकिन जो मैंने सर्किल करे हैं वो वर्ड, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने आंसर में कुछ वर्ड डालना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है ना, क्योंकि एग्जामिनर की, इन्विजिलेटर की भी आदत है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो डिमांड करता है कि आपके आंसर में वो वर्ड्स होने चाहिए। तो देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबरशिप होती है दैट इज यूनिवर्सल, यानी एक रीजन के बेसिस पर या किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के बेसिस पर, मतलब आप उसकी जो मेंबरशिप है उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। इसकी मेंबरशिप कैसी होगी आपकी? यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल मींस अगर वर्ल्ड का कोई कंट्री उसकी जो मेंबरशिप की क्राइटेरिया है उसको पूरा कर रहा है तो वो उसका मेंबर बन सकता है। सोवरेन स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुप ऑफ सोवरेन स्टेट, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आया है, दैट इज सोवरेन। देखिए सोवरेन खुद एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, कंप्लीट डिटेल है, लेकिन हम यहाँ बात नहीं करेंगे। अगर सोवरेन वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊं तो बहुत आसान भाषा में सोवरेन वर्ड का मीनिंग होता है सुप्रीम पावर, यानी ऐसी पावर कि उसके ऊपर और कोई पावर नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें बेटा, तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया इज नॉट अ सोवरेन स्टेट, है ना। जब तक हम गुलाम थे, जब तक हमारा भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, तब तक हमारा इंडिया एक सोवरेन स्टेट नहीं था। क्यों नहीं था सोवरेन स्टेट? क्योंकि इंडिया के पास उसकी सुप्रीम पावर नहीं थी। इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस कौन डिसाइडेड कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन जब हम 1947 में, आपने प्रीएम्बल पढ़ी होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कहीं ना कहीं प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा होगा, तो वो वर्ड आता है सोवरेन। तो सोवरेन मतलब इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंट टू टेकिंग हिज डिसीजंस इंटरनली और एक्सटर्नली, यानी इंडिया को अगर इंटरनली कोई डिसीजन लेना है, एक्सटर्नली डिसीजन लेना है, तो इंडिया के ऊपर कोई पावर नहीं है कि उसको प्रेशराइज करे कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। इंडिया अपने आप में सुप्रीम पावर है, वो इंडिपेंडेंट है। और ऐसे ही सोवरेन स्टेट का जो ग्रुप होता है यूनिवर्सल मेंबरशिप के बेसिस पर, उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर इंक्लूड हैं, उन पर आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए। वो अपनी इच्छा से, अपने विश से, अपनी एग्रीनेस से उसमें ज्वाइन होते हैं। और यदि एक स्टेट उसमें ज्वाइन हो गया तो फिर जो बाकी स्टेट हैं वो सब मिलकर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फॉलो करते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है मेंबर स्टेट्स की, उनको पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये तो मतलब क्या हो गया आपका इंटरनेशनल, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आसान भाषा में, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहती हूँ हमारा मोटिव एनसीईआरटी रटाना नहीं, एनसीईआरटी समझाना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग जब आए, इतना मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ सोवरेन स्टेट। क्लियर? सेकेंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनिवर्सल मेंबरशिप।
थर्ड, a sovereign state join the international organization according to his wish. ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट्स द होल वर्ल्ड यूनिवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा इसका मीनिंग। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ एंड व्हेन द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1918, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, राष्ट्र संघ इसको हिंदी में कहते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम दैट इज लीग ऑफ नेशन। इतना हमें लीग ऑफ नेशन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें यूएनओ पढ़ना है, लेकिन समझने के लिए बैकग्राउंड तैयार करने के लिए अगर हम इस लीग ऑफ नेशन की बात करें तो इस जो था इसका मोटिव था कलेक्टिव सिक्योरिटी। लीग ऑफ नेशन का मोटिव क्या था कि वर्ल्ड जो है उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। यानी अगर कोई एक कंट्रीज का मेंबर बन गया तो फिर क्या करना है, बाकी सारी कंट्रीज मिलकर उसको सिक्योर करेंगी और किसी प्रॉब्लम से और किसी वॉर से और किसी अटैक से। ठीक है, कब फ्रेम हुआ ये 1919 में। लीग ऑफ नेशन कब फ्रेम हुआ था 1919 में। लेकिन लीग ऑफ नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और था, और वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था टू सिक्योर द वर्ल्ड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक वर्ल्ड वॉर तो झेल चुका है वर्ल्ड, लेकिन अब दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो ये सोचकर कंट्रीज ने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लेकिन बेटा देखिए, आप बहुत पहले हमारे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इट इज द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1939 से 1945 तक क्या चला, वर्ल्ड वॉर चला। अब आप देखिए ओनली द डिफरेंस ऑफ 20 ईयर्स, यानी मात्र 20 वर्ष के अंतराल में ही क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब आप सोचिए लीग ऑफ नेशन को क्यों सोच के बनाया गया था, इट सिक्योर द वर्ल्ड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जैसे ही 1939 में 3 सितंबर 1939 को वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ये पता लग गया लीग ऑफ नेशन वॉज फेल्ड। यानी जिस काम को करने के लिए लीग ऑफ नेशन को बनाया था वो काम वो नहीं कर पाया। आई यहां तक बात समझ में। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। तो वही अब फिर हमें एक आईयू की जरूरत है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो वर्ल्ड को सिक्योर कर सके फ्रॉम दी थर्ड वर्ल्ड वॉर। यानी मोटिव क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बनाने का, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, है ना, कि वर्ल्ड में जो पीस है वो पीस बना रहे। लेकिन अगर आज की सिचुएशन आप देखें तो आपको लग रहा होगा नहीं, आज तो वर्ल्ड में पीस नहीं है। एक तरफ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और हमास में वॉर चल रहा है ना, तो कहाँ है वर्ल्ड पीस। देखते हैं आईयू लापता या नहीं लापता। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 टू 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशन तो फेल हो चुका था, है ना। लेकिन ये समझ में आया जो फॉर्मर थे, जो इसके फाउंडर थे, कि वास्तव में लीग ऑफ नेशन क्यों फेल हुआ, कुछ तो कमियां रही होंगी। तो उन कमियों को सुधारते हुए लीग ऑफ नेशन को हटा दिया गया और एक नया ग्रुप फ्रेम किया गया, दैट इज यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, मीनिंग देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, और दो इंट्रोडक्शन ली हमने ऑर्गेनाइजेशंस की, लीग ऑफ नेशन एंड यूएनओ। लीग ऑफ नेशन फ्रेम होता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मोटिव कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड सिक्योर द वर्ल्ड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जैसे ही 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, ये इंडिकेट होता है लीग ऑफ नेशंस वॉर फेल। एंड 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो एक और ग्रुप निकल कर आता है, एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आता है, दैट इज यूएनओ। फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा हमें देखना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे लीग ऑफ नेशन था चाहे यूएनओ में आगे पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड में, है ना, क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए अगर हम इनकी बात करें तो इनको जो बनाया जाता है उसके पीछे मोटिव क्या होता है। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया, लीग ऑफ नेशन की भी हमने बात करी, हमने यूएनओ की भी बात करी। ठीक है, तो इसमें क्या था, दोनों क्यों फ्रेम किए गए, वर्ल्ड पीस बनाने के लिए। तो यदि हम बात करें, टू गिव ग्रेट होप ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ल्ड पीस की एक मतलब एक होप देते हैं कि अगर ये लोग हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है तो वर्ल्ड में पीस और प्रोग्रेस होती रहेगी। हेल्प टू सॉल्व द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, हेल्प करते हैं क्योंकि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट कंट्रीज, हम पढ़ेंगे यूएनओ 193 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूएनओ। तो जब वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये कोशिश करती है कि जहां वॉर है वहां उस वॉर को, टेम्परामेंट को खत्म करके क्या एस्टैब्लिश किया जाए, पीस एस्टैब्लिश किया गया। हेल्प टू कंट्रीज कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशंस फॉर ऑल ऑफ अस, यानी मान लीजिए आप 193 कंट्रीज हम पढ़ेंगे यूएनओ में, तो कुछ कंट्रीज डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डीकोलोनाइज से फ्री हुई कंट्रीज हैं, यानी हर का स्टेटस अलग अलग है।
तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कॉपरेट करता है हर कंट्रीज के साथ कि जो उसके पीपल्स हैं उनको एक बेटर लिविंग कंडीशंस मिले। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज सॉल्व बाय पीसफुल मीन्स इंस्टेड ऑफ वॉर, कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है। आईओ कैन हेल्प टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशंस, आइडियाज अबाउट हाउ टू कॉपरेट। बहुत सारी कंट्रीज है, हर कंट्री के पास अपना अपना आइडिया है, अपना अपना सजेशंस है, सब मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं और नए नए आइडियाज और इंफॉर्मेशन निकल कर आती है कि हम वर्ल्ड पीस को किस तरह मेंटेन रखें, है ना। तो यहां आपको समझ में आया, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेन मोटिव क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, टू सॉल्व द डिस्प्यूट विथ पीस नॉट द वॉर, यानी युद्ध की संभावनाओं को जितना कम हो सके उतना कर दें। वॉर इज एन लास्ट ऑप्शन, यानी आईओ की कोशिश होती है कि वॉर को लास्ट और जितना हो सके बिल्कुल लास्ट में रखें, कि जब सारे हथियार खत्म हो जाएं, सारे प्रयास खत्म हो जाएं, तभी एक कंट्री को वॉर ऑप्ट करना चाहिए। वैसे तो ह्यूमैनिटी ये कहती है कि किसी भी सिचुएशंस में वॉर ऑप्ट नहीं की जाए। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने मोटिव्स पढ़े किसके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। आगे की अगर हम बात करें तो आगे का हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़ना है दैट इज यूएनओ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक इंटरनेशनल ग्रुप बना दैट इज नोन एज यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ इंट्रोडक्शंस देखें, अगर हम यूएनओ बोलते हैं और इसको शॉर्ट में यूएन भी इंडिकेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यूएन इज द सेम। अब देखिए लोगों को हमें समझना है ना, मैंने आपको बताया आपकी सीयूटी में एग्जाम में और आपके बोर्ड के एग्जाम में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम उनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी पीपीटी में उनको शामिल करने की कोशिश करते हैं। संभावना लगती है कि ये पिक्चर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए ये क्या है, इट इज द लोगो ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब ये लोगो क्या इंडिकेट करना है ये आपको पता होना चाहिए। द टू सिंबल्स, द ऑलिव ब्रांचेस इज अ सिंबल ऑफ पीस while the world map represent the organization interest to attain world peace। ठीक है, ब्लू रिप्रेजेंट पीस इन अपोजिशन टू रेड फॉर वॉर। देखिए ये अगर हम देखें तो ये जो है दीज आर दी, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है ये क्या है, दीज आर दी ऑलिव ब्रांचेस। ठीक है, और ये आप पूरा ग्लोब की तरह देखिए और इट इज दी वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रांचेस हैं, ऑलिव ब्रांचेस हैं, दे आर सिंबल ऑफ पीस, यानी यूएनओ का अल्टीमेट मोटिव क्या है, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना। और वर्ल्ड मैप क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब शांति के लिए वर्ल्ड को बांध लिया हमने, है ना। पूरे जो दो ऑलिव ब्रांचेस हैं उन्होंने पीस के लिए क्या करा, पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड को अपने आप में समेट लिया है, ताकि हमारा मेन मोटिव क्या है, वर्ल्ड में पीस बनाए रखना। जो कलर यूज किया गया है दैट कलर वॉज ब्लू। ब्लू इंडिकेट फॉर द पीस एंड रेड इंडिकेट फॉर दी वॉर। तो रेड की जगह कौन सा कलर इंडिकेट किया है, ब्लू, है ना। उसके बाद देखिए व्हाट इज द स्लोगन ऑफ यूनाइटेड नेशन। द स्लोगन ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी ऑन अ हेल्दी प्लेनेट। यानी हमें जो प्लेनेट पे, यूनिवर्स जो हम पृथ्वी के प्लेनेट पे, अर्थ प्लेनेट पे हम रह रहे हैं, वहां का पीस, डिग्निटी और इक्वलिटी मेंटेन करके रखना है। तो ये छोटी छोटी दो मैंने आपको बातें बताई कि यूएनओ का जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनओ के सिंबल में दो सिंबल्स क्या हैं, तो एक है ऑलिव ब्रांच और दूसरा है वर्ल्ड मैप। कलर कौन सा है यूएनओ का सिंबल का, ब्लू कलर है, और स्लोगन क्या है, पीस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी इज द स्लोगन ऑफ यूएनओ। अब आगे हमें जो बात करनी है बेटा, आगे हमें बात करनी है हाउ द यूएनओ इवॉल्व, यानी ऐसी कौन कौन से इंसिडेंट हुए, जैसे मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम हुआ तो अचानक से फ्रेम हो गया, है ना। ये अचानक ऐसी कुछ कंडीशंस बनी कि बस एकदम से अवतार ले लिया और धरती पे आ गए, नहीं। बैकग्राउंड काफी लंबा होता है ना। जैसे कहा भी जाता है यदि किसी व्यक्ति की आज की सफलता देखनी है तो उसका अतीत जरूर देखिए। आपको उसकी सफलता से इतने लेसन्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका जो अतीत है, जो उसने पास्ट में स्ट्रगल किया है, यदि आप उनकी स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ लेसन्स मिलेंगे। यानी वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को समझना बहुत आवश्यक है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा भी होगा आपने, एक अप्रोच होती है जिसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। वो कहता है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस समझना है तो आपको इसको रिलेट करना पड़ेगा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सबके साथ।
वर्तमान समझने के लिए इतिहास को समझिए और इतिहास और वर्तमान समझते हुए भविष्य को अच्छा करिए, है ना। जैसे हमारा भी मोटिव क्या है, आपका भविष्य क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। तो आप अपनी आज की, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितनी प्रिपरेशन नहीं है, और उस आज की स्टडी करते हुए अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करिए, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। और यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो बेटा अगर आज से भी आप सीरियसली लग जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा तो आप जरूर कर लेंगे। तो देखिए यूएनओ एवोल्यूट कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्या इंसिडेंट है, कौन कौन सी ट्रीटीज हुई, वो सारी अब हमें आगे की स्लाइड्स में देखनी है। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था, याद आया। एक थे आपके अलाइड पावर्स और दूसरे थे आपके एक्सेस पावर्स। तो एक्सेस पावर तो डिफीटेड कंट्रीज थे, उनके बारे में हम बात नहीं करनी, इटली, जर्मनी और जापान। लेकिन अलाइड पावर्स की यदि हम बात करें तो अलाइड पावर्स में आपका था यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, और 1941 में इसको ज्वाइन किया था, सॉरी यूएसए ने। 1941 में किसने ज्वाइन किया इसको, यूएसए ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट हो गया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन क्या होता है, वॉर के रनिंग पीरियड में ही जो सुपर पावर्स हैं, जो अलाइड पावर्स हैं, उनको लगता है कि ठीक है ये वॉर तो चल रहा है, लेकिन ये तो खत्म होगा और हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि खत्म करने के लिए, और खत्म होने के बाद क्या। तो इस सोच को लेकर कुछ सोचा गया, और जो यूएनओ के एवोल्यूशन में पहला आप कह सकते हैं स्टेप जो आता है ना, जो नींव है इसकी, ये नींव मानी जाती है अटलांटिक चार्टर से। अटलांटिक चार्टर क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो 14 अगस्त 1941 को साइन किया गया था। साइन किस किस कंट्री के द्वारा किया गया था, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, ये है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ये है विंस्टन चर्चिल। ये यूएसए के प्रेसिडेंट है और ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो यूएसए के करंट प्रेसिडेंट, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, करंट नहीं सॉरी, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल on 14th August 1941, the month before the USA entered the war। यानी सितंबर में ज्वाइन किया और अगस्त में ये एक चार्टर बनाया। अटलांटिक चार्टर क्यों कहा जाता है इसको, कि अटलांटिक ओशन में ये लोग सी पे मिले थे और वहीं बैठकर इन्होंने इसको तैयार किया था। अब देखिए मेजर पॉइंट क्या है, क्या सोच के अटलांटिक चार्टर तैयार किया गया। Among its major point were a nation's right to choose its own government, the easing of trade restrictions and a play for post-war disarmament। यानी इन मोटिव्स को ध्यान में रखते हुए यूएसए और यूके ने एक चार्टर साइन किया कि इस वॉर के बाद हम ये करेंगे, और जो कंट्रीज हैं उनको 4 फ्रीडम्स देने की बात की गई, है ना। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, 4 फ्रीडम्स अंडर द आर्टिकल चार्टर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम वांट और फ्रीडम फ्रॉम फियर। अभाव, अभिव्यक्ति, भय और इच्छा से स्वतंत्रता, जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिले। तो ये 4 जो फ्रीडम्स हैं उनकी बात किसमें की गई थी बेटा, अटलांटिक चार्टर में। याद क्या रखना है आपको, आपको ये याद रखना है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द अलाउड पावर्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूएनओ। दैट स्टेप वाज द क्रिएशन ऑफ अटलांटिक चार्टर ऑन 14 अगस्त 1941। 2 कंट्रीज हैं इसमें, एक है यूके और दूसरा है यूएसए। यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस तक विंस्टन चर्चिल, है ना। बेसिकली जो कोल्ड वॉर है उसके पीछे भी चर्चिल का ही हाथ था, आप पढ़ चुके हैं, मैंने नाम लिखवाए थे आपको। लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इस चार्टर में बात की गई थी कि हम कंट्रीज को फ्रीडम देंगे, उनको पावर देंगे अपनी जो डिसीजन है उनको लेने की, और 4 फ्रीडम्स बात की गई जो विश्व के हर देश को मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम वांट्स एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। ओके, तो ये तो किसकी बात हो गई बेटा, अटलांटिक चार्टर की। इट इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप यदि हम बात करें कि उसके बाद क्या हुआ, 1941 में तो ये हो गया, यूएनओ का फ्रेम होगा 1945 में, लेकिन उसके बीच में क्या और कुछ इंसिडेंट्स हुए, कुछ और हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। देखिए 1941 में वो हो गया है ना, अटलांटिक चार्टर आपने कब पढ़ा, 14 अगस्त 1941। अब आगे की कहानी सुनिए। ऑन जनवरी 1 1942, अब कौन सा ईयर आ गया, 1942। इसमें क्या होता है, 26 अलाइड जो नेशंस थे, मतलब जो अलाइड नेशंस के साथ वॉर कर रहे थे वो कंट्रीज मिलते हैं।
और वो सोचते हैं अब हम अटलांटिक चार्टर में जो हमने डिसीजंस लिए थे, जो हमने एक तरह से सोचा था, उसको आगे कैसे किया जाए। 26 नेशन एट विद द एक्सेस पावर मेट इन वॉशिंगटन टू साइन द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंडोरिंग द अटलांटिक चार्टर, pledging to use their full resources against the Axis and agreeing not to make a separate peace। मतलब वॉशिंगटन में क्या हुआ, पहला तो अटलांटिक चार्टर, दूसरा क्या होता है आपका डिक्लेरेशन इन वॉशिंगटन, कब हुई 1942 में। ठीक है, कितनी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, 26 कंट्रीज ज्वाइन हुई थी और उन्होंने तय किया था कि कैसे हम एक्सिस पावर को डिफीट करें और जो एक्सेस पावर की डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसीज हैं उसके स्थान पर हम किस किस तरह का गवर्निंग सिस्टम लाएं जिसमें सभी कंट्रीज को सेपरेट पीस ना हो, सब मिलके हम पीस को क्या करें, एस्टैब्लिश करें। 1942 में ये हो गया। उसके बाद क्या होता है बेटा, तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, अगला इंसिडेंट अगर हम देखें तो अगला जो स्टेप है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूएनओ, दैट इज तेहरान कॉन्फ्रेंस। द तेहरान कॉन्फ्रेंस, तेहरान कहां पर है, ध्यान रखिए, तेहरान कहां पर है बेटा, ईरान में। ठीक है, ईरान में एक कॉन्फ्रेंस हुई, कब हुई, 1943 में। ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक चलता, आपको ईयर्स याद रखना है बेटा। अटलांटिक चार्टर 1941, वॉशिंगटन 1942, तेहरान 1943। छोटी सी टेबल बना लेना, उससे आपको याद हो जाएगा। तेहरान कहां पर है, ईरान में है और ईरान में कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें देखिए अब पहली बार तीनों सुपर पावर एक साथ आए। अभी तक तो 2 थे और 26 थे, लेकिन तीनों सुपर पावर एक साथ आए। कौन कौन से, यूएसए, यूके एंड यूएसएसआर। यूएसए की तरफ से कौन थे, प्रेसिडेंट जिसमें मैंने बताया आपको फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। यूके की तरफ से कौन थे, विंस्टन चर्चिल। और यूएसएसआर जिसने ज्वाइन किया उसकी तरफ से कौन थे, जोसेफ स्टॉलिन, है ना, जोसेफ स्टॉलिन। तो ये याद रखना आपको, तेहरान कॉन्फ्रेंस में 3 कंट्रीज, पॉपुलर कंट्रीज, सुपर पावर्स ऐड हुई, यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जोसेफ स्टॉलिन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर एंड विंस्टन चर्चिल इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए इस तेहरान कॉन्फ्रेंस में क्या डिसीजन लिया गया। The main outcome of the Tehran conference was the Western Alliance. Western Alliance मतलब allied powers commitment to open a second front against Nazi Germany। यानी आप ईयर देखिए 1943, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी बिल्कुल आप कह सकते हैं पीक पर है। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इधर ये कंट्रीज ये भी सोच रही हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे हम पीस मेंटेन करेंगे, कैसे वर्ल्ड का डेवलपमेंट होगा, और एक तरफ ये भी प्लानिंग करी जा रही है कि जर्मन, इटली और जापान को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो ये जो तेहरान कॉन्फ्रेंस था उसमें वेस्टर्न अलायंस थी, उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम अब नाजी जर्मनी के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलेंगे। एक मोर्चे से तो लड़ ही रहे हैं, अब दूसरा मोर्चा खेलेंगे। एंड द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो एड्रेस, मैंने कहा ना आपको, एड्रेस द बिग 3 अलाइज रिलेशंस विद दी टर्की एंड ईरान। ईरान में तो हो ही रही है ना, और क्यों होगी ईरान में, कब होने देगा कोई कंट्री, जब आप उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन करेंगे, जब आपकी एलाइड पावर्स में होगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, जो वेस्टर्न अलायंस थी उन्होंने कमिट किया कि अब हम क्या करेंगे, जो नाजी जर्मनी है उसके खिलाफ एक सेकेंड जो फ्रंट है वो हम खोल देंगे, और ईरान और उनके साथ हम क्या करेंगे, अपना अलग ग्रुप मेंटेन करेंगे। तो ये चीजें हमने पढ़ी, हमने पहले पढ़ा यूएनओ का सिंबल पढ़ा, यूएनओ का लोगो पढ़ा, उसके बाद हमने इवोल्यूशन ऑफ यूएनओ पढ़ा जिसमें हमने अटलांटिक चार्टर को पढ़ा, और आगे की कहानी में हमने क्या पढ़ा, वॉशिंगटन तेहरान कॉन्फ्रेंस यहां तक। लेकिन अभी भी देखिए अभी 1943 है, यूएनओ पूरा इमर्ज नहीं हुआ है, अभी डिक्लेयर होगा यूएनओ का। इट इज द बैकग्राउंड ऑफ यूएनओ, इट इज द क्रिएशन ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ यूएनओ। ओके, अब देखिए आगे की कहानी सुनिए। अब आगे क्या होता है, और आपको 2 कॉन्फ्रेंस याद रखनी है, एक याल्टा और दूसरी आपको सैन फ्रांसिस्को, है ना। आपको याद करना पड़ेगा, ये सीक्वेंस है ना, ऐसा नहीं कि आप पूरी चीजें याद करें, मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ के साथ कि आपको किन चीजों पर जोर देना है। सबसे पहले आपको याद रखना है बेस क्या है, बेस है आपका अटलांटिक चार्टर। कब आया, 14 अगस्त 1941। कौन कौन इन्वॉल्व था, यूएसए एंड यूके। यूएसए की तरफ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड यूके की तरफ से विंस्टन चर्चिल, ये याद हो गया आपको। उसके बाद आपको रखना है याद, वॉशिंगटन में डिक्लेरेशन हुई, एक साल की बात हो रही है, 41, 42, 43। ठीक है, वॉशिंगटन में डिक्लेरेशन हुई। जो मेन याद रखना है, इस डिक्लेरेशन में कितनी कंट्रीज थी बेटा, 26 कंट्रीज थी।
उसके बाद आपको कौन सी कॉन्फ्रेंस याद रखनी है? तेहरान कॉन्फ्रेंस। तेहरान कॉन्फ्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें 3 बिग पावर्स एक साथ आई थी पहली बार, यूएसए और यूएसए, इनके लीडर्स भी आपको याद रखना है। और क्या कहा गया इस तेहरान कॉन्फ्रेंस में कि हम वर्ल्ड पीस तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन नाजी जर्मनी को, हिटलर को रोकने के लिए हम सेकेंड फ्रंट अपना ओपन करेंगे। 3 इंसिडेंट हो गए, बस 2 और याद रखना है, एक याल्टा और दूसरा सैन फ्रांसिस्को। 1945 में ये ध्यान रखना, 1944 में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट नहीं हुआ कि जो आपको उसमें आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आएगा। 1945 में क्या होता है आपका याल्टा में एक कॉन्फ्रेंस की जाती है ना, याल्टा आपके ईस्टर्न यूरोप में है, ठीक है। मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूएसए, यूके एंड यूएसएसआर टू डिस्कस द पोस्ट वॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जर्मनी एंड यूरोप। यानी इन्होंने क्या डिस्कस किया यहाँ पर कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये अब देखिए 1945 में सिचुएशन आ चुकी है कि पता लग गया है कि अलाइड पावर्स युद्ध जीतने वाली है, क्योंकि इस वक्त एक्सिस पावर्स की जो पावर थी वो बहुत डिक्लाइन हो चुकी थी। तो यहाँ पर ये सोचा गया अब कि आफ्टर जब ये एंड होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, डिस्कस द पोस्ट वॉर, यानी उसके बाद हम यूरोप और जर्मनी का किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, है ना। यूरोप लड़ते थक गया, जर्मनी खुद लड़ते लड़ते हार गया, तो उनका हमें क्या करना था? रीऑर्गेनाइजेशन। और याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन थे उसके ऑर्गन्स की बात करी गई, वोटिंग सिस्टम की बात करी, और भी नंबर ऑफ यहाँ पर डिसीजंस लिए गए थे। लेकिन जो अल्टीमेट कॉन्फ्रेंस हुई यूएनओ को फ्रेम करने के लिए, फाइनल जो कॉन्फ्रेंस हुई, दैट इज सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और ये लंबी चली, लंबी मतलब आप अभी कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, कोई 15 दिन, कोई 1 महीने, कोई ये देखिए नवंबर, ये फरवरी में 4 से 11 फरवरी तक ही चली। लेकिन अगर हम सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की बात करें, यूएसए में है ये स्टार्ट होती है 25 अप्रैल 1945 और कब तक चलती है? 26 जून 1945 तक। आया तक समझ में? सैन फ्रांसिस्को। देखिए वापस मैं आपको बता देती हूँ, आपको 5 याद रखना है। 1941 अटलांटिक चार्टर, 1942 डिक्लेरेशन इन वॉशिंगटन, 1943 तेहरान कॉन्फ्रेंस, और 1945 में 2 याल्टा और सैन फ्रांसिस्को। आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में है। अप्रैल से जून तक ये कॉन्फ्रेंस चली थी, लगभग 2 महीने ये कॉन्फ्रेंस चली। कितने मेंबर्स में पार्टिसिपेट लिया? 26 ने तो कहां लिया था बेटा पार्टिसिपेट? डिक्लेरेशन इन वॉशिंगटन। यहां जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं वो है 50+1। अब ये +1 का क्या सिनेरियो है थोड़ी देर में देखिए आप। Delegated of 50 nations met in San Francisco, California, USA between 25th April and 26 June 1945 at the United Nations Conference। ये देखिए यहाँ पर वर्ड आ चुका है, on international organization working on the डम्बर्टन ऑक्स। एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था, याल्टा एग्रीमेंट, the amendment proposed by various governments, the conference agreed upon the charter of the United Nations। यानी यहाँ पर लीगली और फॉर्मली ये डिक्लेयर हो चुका कि अब यूएनओ प्रिपेयर फ्रेम होने वाला है। यहां पर जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें 51 डेलीगेट्स इंक्लूड हुए। 50+1 क्यों कहते हैं अभी बस आपको समझ में आ जाएगा। लगभग कॉन्फ्रेंस लगभग 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चली। पिछली जो भी इसने वर्किंग सिस्टम किया था, पिछले जो भी डिसीजंस लिए थे उनको डिस्कस किया। जहां जहां से कॉन्फ्रेंस से जो जो डिसीजंस आए, जो भी हुआ, सबको बैठ के बात की गई। जिस जिस कंट्री ने जो भी अमेंडमेंट दिए, जो भी प्रपोजल्स दिए, उनको सुना गया, समझा गया। अमेंडमेंट की जरूरत थी तो अमेंडमेंट किया गया, मॉडिफिकेशन की जरूरत थी तो मॉडिफिकेशन किया गया, डिस्कशन किया गया और अल्टीमेटली यूएनओ के चार्टर को फ्रेम किया गया। यहां तक आई बच्चों बात समझ में? वन ऑफ दीज नेशंस पोलैंड, ये आपको याद रखना। ये 50+1 है ना, ये जो हम 1 है, ये कौन सा कंट्री इंडिकेट करता है? किसको इंडिकेट कर रहा है? पोलैंड को इंडिकेट कर रहा है। One of these nations, Poland, did not send a representative because the composition of its new government was not announced until too late for the conference. Therefore, a space was left for the signature of Poland. At the time of the conference, there was no generally recognized Polish government, but on 28th June, such a government was announced, and on 15th October 1945, Poland signed the charter, thus becomes one of the original 51 members. देखिए जो यूएनओ का ओरिजिनल चार्टर तैयार हुआ, यूएनओ के अगर आपके फाउंडिंग मेंबर्स पूछे जाते हैं, इंडिया इज आल्सो द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएनओ। अगर यूएनओ के आपके फाउंडिंग मेंबर पूछा जाता है तो आंसर होता है आपका 51।
लेकिन कई बार 50+1 करके पूछा जाता है और ये पूछा जाता है ये 1 किस कंट्री को इंडिकेट कर रहा है, तो ये 1 जिसको इंडिकेट करता है दैट इज पोलैंड। पोलैंड में जब ये यूएनओ के चार्टर पर सिग्नेचर हो रहा था उस वक्त उनका रिप्रेजेंटेटिव एब्सेंट था, बाद में वो रिप्रेजेंटेटिव आया और 15 अक्टूबर 1945 को उसी चार्टर पर उसने साइन किया जो फाउंडिंग लेटर था, तो ये भी एक फाउंडिंग मेंबर आपसे फाउंडिंग मेंबर यूएनओ का माना जाता है। तो आपको याद रखना है 50+1 मतलब 51 countries are the founding countries of the UNO and one indicate the country is Poland. On 20 ये डेट आपको याद रखनी बेटा, on 24th October 1945 the United Nations officially came into exist when the UN Charter was ratified by many countries। ठीक है, यूएनओ की जो डिक्लेरेशन डेट है, जो उसकी एस्टैब्लिशमेंट डेट है, यानी हम ये पूछे कि एवरी ईयर वर्ल्ड सेलिब्रेट यूएनओ डे, है ना, एंड दैट यूएनओ डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ ऑफिशियली क्या हो गया, एस्टैब्लिश्ड हो गया, पूरी तरह से उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया। कितनी फाउंडिंग कंट्रीज के साथ, 51 कंट्रीज के साथ। लेकिन आप यूएनओ की इंपॉर्टेंस देखिए, एट इज फाउंडिंग द यूएनओ हैज 51 मेंबर स्टेट। लेकिन यदि एट प्रेजेंट हम देखें 2023 में व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ यूएनओ, देन 193 मेंबर्स, यानी आज यूएनओ में कितनी कंट्रीज इंक्लूड हैं वर्ल्ड की, 193 कंट्री इंक्लूड है। 2011 में दक्षिण सूडान इसमें 193rd मेंबर था जो यहाँ पर इंक्लूड हुआ। तो बेटा ये पूरा क्या था, यूएनओ का फॉर्मेशन। आपको ध्यान रखना है इवोल्यूशन ऑफ यूएनओ, अटलांटिक चार्टर, डिक्लेरेशन इन वॉशिंगटन, तेहरान कॉन्फ्रेंस, याल्टा एग्रीमेंट एंड उसको आसानी से याद हो गई आपको, एंड इट इज द चार्टर ऑफ यूएनओ। ठीक है, अगर हम यूएनओ के चार्टर की बात करें कि क्या क्या निकल कर आया चार्टर में, तो देखिए चार्टर क्या होता है, एक आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कि किस तरह ये फंक्शन करेगा, किस तरह क्या काम होगा यहाँ पर। ठीक है, उस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे The charter was adopted on 26th June 1945 and came into effect on 24th October 1945। आया बच्चों समझ में? ये कौन सी डेट है, ये वो डेट है जब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन को क्या किया गया था, कंप्लीट किया गया था, है ना। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन क्या हुआ, इस दिन खत्म हुआ था, आपको पता है, और खत्म होने के कारण क्या हुआ, फिर उसका ये हो गया कि इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। आया तक समझ में? उसके बाद यदि हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए क्या कह रहा है, दिस चार्टर कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल, 111 आर्टिकल्स एंड 19 चैप्टर्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ के चार्टर में क्या क्या इंक्लूड है। जैसे ना आपसे पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ क्या, कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स, ये क्या है, उसके एंड ऑफ प्रियम्बल ऑल्सो। तो यहां भी यदि हम देखें तो ये जो चार्टर है इसमें एक प्रियम्बल था, यानी यूएनओ का अपना प्रियम्बल है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ यूएनओ, वी द है उसमें लिखा हुआ, जैसे आपके यूएनओ का जो होता है ना उसी तरह से प्रियम्बल है। कितने आर्टिकल्स हैं, 111 आर्टिकल्स हैं, 111 इसमें आर्टिकल्स हैं, एंड हाउ मेनी चैप्टर्स, 19 चैप्टर्स। यानी ये जो 111 आर्टिकल्स हैं ये 19 चैप्टर्स में क्या किए गए हैं, कवर्ड किए गए हैं। द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स अ जनरल कॉल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की बहुत इंपॉर्टेंस देता है यूएनओ, और ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन भी करी है यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को। यूएनओ का एक ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। पढ़ेंगे आगे हम आगे के चैप्टर्स में। अगर हम बात करें कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनओ के जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं 111 में, अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो यूएनओ का आर्टिकल 1 इसके ऑब्जेक्टिव्स बताता है, और 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, और यूएनओ का जो आर्टिकल 2 है वो यूएनओ के प्रिंसिपल्स बताता है कि किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके यूएनओ काम कर। ऑब्जेक्टिव मतलब यूएनओ क्या अचीव करना चाहता है, प्रिंसिपल मतलब यूएनओ कैसे अचीव करेगा, है ना। ध्यान रखना आपको ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव मतलब इसके मोटिव क्या है, यानी ये जो यूएनओ फ्रेम किया गया है अल्टीमेटली चाहता क्या है वर्ल्ड से, क्या चाहता है ये वर्ल्ड के लिए, वो ऑब्जेक्टिव है। और प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ कि इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूएनओ किस किस तरह से कैसे कैसे वो काम करेगा। है बच्चों यहाँ तक समझ में क्लियर? तो ये हमने किसकी बात करी, हमने बात करी यूएनओ के चार्टर की। यूएनओ का चार्टर कब डिक्लेयर्ड होता है, 24 अक्टूबर 1945। ये डेट आपको याद रखनी है, और ये ध्यान रखना है इंडिया इज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ। इंडिया जो है वो भी यूएनओ का एक फाउंडिंग मेंबर माना जाता है।
सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन एंड कब होता है? 26 जून 1945। कितने कंट्रीज ने साइन करे उस चार्टर पर? 51 कंट्रीज ने। 50 + 1 और 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? पोलैंड को। उस दिन उनका रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल नहीं था, बाद में अवेलेबल हुआ। 15 अक्टूबर 1945 को वो क्या करता है? उस चार्टर पर सिग्नेचर करता है। उसके बाद हम बात करें कि यूएनओ का जो चार्टर है वो उसी दिन माना जाता है लागू जिस दिन यूएनओ की स्थापना हुई, और यूएनओ का एस्टैब्लिशमेंट डे क्या माना जाता है? कौन सी डेट मानी जाती है? 24 अक्टूबर। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मैंने आपको बताया। यूएनओ के चार्टर में प्रियम्बल है, 111 आर्टिकल्स है एंड 19 चैप्टर्स हैं। यानी यूएनओ क्या करेगा, कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, किस तरह से ये काम करेगा, ये सारी की सारी इन आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं। यूएनओ के 4 ऑब्जेक्टिव हैं और 7 प्रिंसिपल्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर्टिकल 1 में एक्सप्लेन है और ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 2 में एक्सप्लेन है। आगे यदि हम देखें, देखिए ये हमारा एक तरह से हो गया था इंट्रोडक्शन ऑफ यूएनओ, हाउ द यूएनओ फ्रेम्ड एंड व्हाट आर द मेन पर्पस टू फ्रेमिंग द यूएनओ। अगर हम बात करें यूएनओ के 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। यूएनओ ने कितने ऑर्गन्स बना रखे हैं? 6 ऑर्गन्स मिलकर यूएनओ के लिए काम करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इन 6 ऑर्गन्स के नाम लिखे हैं और बेटा ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे कई बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, दीज आर द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएनओ। अगर हम यूएनओ के जब हम 6 ऑर्गन पढ़ेंगे तो उन 6 ऑर्गन्स में से सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन किसको माना जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल को। सेक्रेटरीट, सचिवालय, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, गवर्नमेंट काम करती है, तो उसका एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस को हम सेक्रेटरीट कहते हैं, सचिवालय कहते हैं। तो ऐसे ही यूएनओ का भी एक ऑफिस है जहां पर नंबर ऑफ कंट्रीज के जो वर्कर हैं, जो आप कह सकते हैं पब्लिक सर्विस है या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो यूएनओ में जाकर काम करते हैं, वो यहाँ पर ऑफिस की तरह बैठता है। यूएनओ की जो भी डेली प्रोसेसिंग है, रिकॉर्डिंग है, डेटा बनाना, डेटा कलेक्ट करना, किसी को फाइल देना, वो सब काम कहाँ पर होता है? सेक्रेटरीट में होता है। और जो सेक्रेटरीट का हेड होता है दैट इज नोन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द यूएनओ। जनरल सेक्रेटरी इज नोन एज स्पोक पर्सन ऑफ द यूएनओ। एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था, इसी के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन की गई थी, है ना। यूएनओ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, 10 दिसंबर को। और आपको पता भी है कि हम हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाते हैं। 5वां ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर यूएनओ का कोई ऑर्गन आज इनएक्टिव है, वर्क नहीं कर रहा, तो वो कौन सा है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गन है यूएनओ का, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब कि देखिए हमारी कंट्रीज में कोर्ट है, हमारी कंट्री का कोर्ट क्या करता है? 2 पर्सन्स के बीच में, 2 इंडिविजुअल के बीच में, 2 स्टेट के बीच में, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व करने का काम किसका है? हमारी जो कोर्ट्स एस्टैब्लिश है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका काम होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए 2 कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो वो कहां पर सॉल्व हो? कंट्री, जो हर कंट्री जो चाहेगी मेरे कंट्री के कोर्ट में सॉल्व हो, लेकिन सही बात नहीं है। 2 कंट्रीज लड़ रही है तो कहां सॉल्व हो? तो ऐसे डिस्प्यूट को, यानी जो वर्ल्ड के डिस्प्यूट है, जो कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट है, इनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? आईसीजे को कहा जाता है। ये शॉर्ट में आपसे आईसीजे पे पूछा, इस तरह से भी लिखा जाता है। और यदि हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, और हेग कहां पर है? नीदरलैंड में है ना। तो ये क्या हो गया बेटा आपके? ये है 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। आज की स्लाइड में, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने शुरू किया था आपका एक नया चैप्टर, और वो चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया बेटा कि देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन आपके जो सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन, और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन स्टैब्लिश की गई, लेकिन मात्र 20 वर्षों के काल में ही दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो ये इंडिकेट हुआ लीग ऑफ नेशन वाज फेल्ड। उसको रिफॉर्म करते हुए, सुधार करते हुए 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम हुआ, जिसका नाम रखा गया यूएनओ। यूएनओ जो नाम है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया है यूएनओ नाम। अगर हम बात करें तो यूएनओ का मोटिव क्या है? कलेक्टिव सिक्योरिटी, और सबसे बड़ा मोटिव है मेंटेन द वर्ल्ड पीस एंड सॉल्व द डिस्प्यूट विथ पीस, नॉट द वॉर अमंग डिफरेंट कंट्रीज। ये अल्टीमेट मोटिव है यूएनओ का कि वर्ल्ड में पीस बनाए रखना और वर्ल्ड को सिक्योर करना फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि बार बार जो वर्ल्ड है वर्ल्ड वॉर के झटके नहीं सह सकता, डेवलपमेंट नहीं होगा, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व तबाह हो जाएगा अगर सब लोग लड़ते रहेंगे।
किस सोच के साथ क्या किया गया, यूएनओ को फ्रेम किया गया। और कहीं ना कहीं यूएनओ को फ्रेम करने का मोटिव ये भी था कि जो एक्सेस पावर है, जो नाजी जर्मनी है, मुसोलिन है, उनकी पावर्स को भी कंट्रोल किया जाए। यूएनओ का फ्रेमिंग पढ़ा आपने, जो याद रखना है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद हो जाए। पहला ईयर आपको याद रखना है 1941, जब क्या फ्रेम हुआ, एटलांटिक चार्टर। दूसरा ईयर आपको याद रखना है 1942, इसमें क्या हुई है, वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, और कितनी कंट्रीज में, 26। तीसरा आपको याद रखना है 1943, तेहरान कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, ईरान में, और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 सुपर पावर्स कम टुगेदर। फिर 1944 आपको छोड़ना है, याद रखना है आपको सीधा 1945, फरवरी 1945 और अप्रैल टू जून 1945। फरवरी 1945 में याल्टा, ठीक है, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं यूएनओ के, यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर्स हैं 51, है ना। आपसे कोई पूछा जाए कि यूएनओ के फाउंडिंग मेंबर्स कितनी है, कंट्रीज कितनी है, तो आंसर क्या होगा, 51। 51 कैसे याद रखना है आपको, 50 + 1, 50 फाउंडिंग कंट्रीज, और क्या याद रखना है, 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, पोलैंड को इंडिकेट कर रहा है। और इंपॉर्टेंट, इंडिया इज ऑल्सो दी फाउंडिंग कंट्री ऑफ यूएनओ। भारत क्या है, यूएनओ का एक संस्थापक सदस्य है। आज की तारीख में यदि हम बात करें तो यूएनओ में कितने मेंबर्स हैं, 193, और कब से हैं, 2011 से। 50 से शुरू हुआ था, 51 कंट्रीज के साथ यूएनओ शुरू हुआ था, और 193 कंट्रीज आज उसके मेंबर्स हैं। यूएनओ की यदि हम लोगों की बात करें तो यूएनओ का लोगो मैंने आपको दिखाया था, ऑलिव ब्रांच में समटा हुआ विश्व, यानी ऑलिव ब्रांच किसको इंडिकेट कर रही है, पीस को इंडिकेट कर रही है ना। और जो वर्ल्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमने इनको समेट लिया और हमारी जिम्मेदारी है यहाँ पर पीस बना के रखना। कलर मैंने आपको बताया था, कलर कौन सा है, ब्लू, जो किसको इंडिकेट करता है, पीस को। इंस्टेड ऑफ रेड इट यूजेस द ब्लू। फिर आपने देखा यूएनओ ने कितने ऑर्गन्स बनाए हैं, यूएनओ ने अपने 6 ऑर्गन बनाए हैं, जो 6 ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। जनरल असेंबली 193 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल इसमें 15 मेंबर्स हैं। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ 54 मेंबर्स हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था ये तो एक ऑफिस है। ये अगर आप बात करें तो ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, इनएक्टिव। आज की तारीख में ट्रस्टीशिप काउंसिल इनएक्टिव है। क्यों है, ये आगे की वीडियोस में मैं आपको, क्योंकि हम सारे ऑर्गन्स डीप में हमें पढ़ना है, नाम पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको इनके बारे में जो मेन एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके सिलेबस में इंडिकेट किए हैं स्पेशली, वो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे बेटा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग समझा, थोड़ा सा लीग ऑफ नेशन के बारे में समझा, यूएनओ को समझा, एवोल्यूशन ऑफ यूएनओ समझा, मोटिव ऑफ यूएनओ समझा, और हमने नाम देखे उन 6 ऑर्गन्स के जो यूएनओ की आप कह सकते हैं जड़ें हैं, जिनके साथ मिलकर यूएनओ में वर्ल्ड पीस, सॉल्व द डिस्प्यूट विद पीस इंस्टेड ऑफ वॉर, मेंटेन दी रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और वर्ल्ड सिनेरियो। देखिए जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा, यूएनओ ये माना जाता है कि यूएनओ रिलेवेंट है। लीग ऑफ नेशन क्यों फेल माना गया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, है ना। अब जो यूएनओ है उसका मोटिव क्या है, वो इसको तीसरे विश्व युद्ध से बचाना। और देखिए लगभग वर्ल्ड का 2/3 रिप्रेजेंट करता है यूएनओ, 193 मेंबर्स इसमें इंक्लूड है। सो यूएनओ इज अ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द करंट सिनेरियो। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम लेके आएंगे ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ, स्टार्ट विद द जनरल असेंबली। फिर वही बात, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, सीयूटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है, वहां पे शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। क्यों, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्यारे प्यारे 12th के बच्चे 12th बोर्ड के साथ सीयूटी एग्जाम भी क्रैक करें। बताइए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ओके, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड फॉर योर ऑल एग्जाम्स। गुड बाय।